नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आरएसप्री के लिए तीन बहुत ही मोस्ट जो टॉपिक हैं आरएसप्री के लिहाज से राजस्थान करंट से रिलेटेड। तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और तीनों को हम एक साथ क्लियर करेंगे एक ही क्लास में। तो आप अंत तक हमारे साथ रहिए। तीनों टॉपिक है, पहला है राजस्थान एसडीजी इंडिया एसडीजी इंडेक्स 2023। देखिए, इससे पहले तीन इंडेक्स आ चुके हैं, ये 4.0 है। तो राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 4.0 या राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2023 दोनों एक ही बात है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2012, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो है वो एक्ट अभी राजस्थान सरकार लेके आई है हेल्थ के क्षेत्र में, राइट टू हेल्थ। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स यहाँ पे लेंगे। और तीसरी बात करेंगे राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022। तो तीनों पॉइंट जो है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम इनको देखने वाले हैं, जो भी मेन पॉइंट्स है उनको देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो आपसे एक बार निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर 4.0। मैंने आपको बताया कि पहले राजस्थान सरकार जो है वो 1, 2 और 3.0 तक जो है वो इश्यू कर चुकी है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी गोल्स इंडेक्स है वो कौन सा है? 4.0 है। तो देखते हैं इसकी क्या मेन फीचर्स कौन है, मेन विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले चीज ये है कि हम जब एसडीजी गोल्स की बात करें, एसडीजी गोल्स 4.0 इंडेक्स की बात करें, उससे पहले हमें बात करनी चाहिए एसडीजी इंडेक्स एसडीजी की सतत विकास लक्ष्य क्या है। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल रूप में हम इनको जानेंगे। सबसे पहले देखिए, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ड्यूरिंग द 7th सेशन ऑफ द 25 सितंबर 2015, जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसने 70वां जो उनका जो सेशन था महासभा का 70वें सेशन 25 सितंबर 2015 को एसडीजी का निर्धारण किया गया था। सबसे मेन पॉइंट है कि एसडीजी की कंसेप्ट कहां से आया। तो जो यूएन असेंबली का जो 70वां सेशन था उसके अंदर पहली बार 25 सितंबर 2015 को एसडीजी का क्रियान्वयन किया गया। और ये जो है वो किस नाम से आया था? वो आया था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस नाम से जो है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस नाम से जो है वो 17 कितने टोटल कितने जो थे एसडीजीज है, 17 एसडीजीज को है उसमें शामिल किया गया। और साथ ही साथ इन एसडीजीज को इंडिकेट करने के लिए 169 टारगेट्स निर्धारित किए गए। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि एसडीजीज जो है वो यूएन असेंबली में कब लाया गया। तो उसके 70 जो सेशन था, 70वां जो सेशन था उसमें 25 सितंबर 2015 को लाया गया। और इसका जो नाम था वो था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, टोटल 17 लक्ष्य हैं और उनके साथ साथ 169 गोल्स जो हैं वो टारगेट जो निर्धारित किए गए हैं। सबसे मेन चीज ये है कि एक फोर्स में कब आया, शुरुआत कभी, लागू कब से माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2016 को। देखिए 25 सितंबर 2015 को यूएन असेंबली ने इसे एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन ये जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी है वो 1 जनवरी 2016 से अपने मुख्य रूप से लागू हुए और ये 2030 तक ये लागू रहेंगे। तो 1 जनवरी 2016 से लेकर यानी 15 साल की ये रणनीति है। इसकी जो टैग लाइन है वो है लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई पीछे ना रहे। क्या है? कोई पीछे ना रहे। याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो टैग लाइन है, जो मोटो है, जो मेन पर्पज है वो है लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई पीछे ना रहे। फिर उसके बाद में टोटल 244 इंडिकेटर्स वाज आइडेंटिफाइड द गोल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क। उसके बाद में इनका मापन करने के लिए एक जीआईएफ बनाया गया, ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया गया। और ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो था उसमें टोटल कितने इंडिकेटर लिए गए थे? 244 लिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 4 और बढ़ा दिए गए हैं और वर्तमान में टोटल जो इंडिकेटर्स है उनकी संख्या 248। तो ये चीज आपको एक छोटी सी जानकारी एसडीजी के बारे में रखनी है कि 70वें सेशन में इसको लिया गया 25 सितंबर 2015 को यूएन असेंबली ने एक्सेप्ट किया।
उसके बाद में जब एक्सेप्ट किया तो 17 गोल्स और 169 टारगेट निर्धारित किए गए। 1 जनवरी 2016 को ये फोर्स में आया, 2030 तक ये चलेंगे। इसके बाद में इसकी जो टैग है, लाइन है, वो है लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी कोई पीछे ना रहे। ये इसका मापन करने के लिए जो ग्लोबल फ्रेमवर्क इंडिकेटर बनाया गया था उसमें 244 इंडिकेटर्स थे, जिनमें 4 और जोड़ दिए गए और वर्तमान में टोटल 248 इंडिकेटर्स इनमें इंक्लूड है। ये थी सामान्य जानकारी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी गोल्स के बारे में। आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स। देखिए एसडीजी के का मापन करने के लिए जो इंडेक्स है वो 2 स्तर पे जारी किया जाता है भारत में, एक राष्ट्रीय स्तर पे और दूसरा है राज्य स्तर पे। तो राष्ट्रीय स्तर पे का जो है उसके बारे में हम सामान्य जानकारी यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे मेन चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको जारी करने का जो काम है वो कौन करता है, नीति आयोग करता है। नीति आयोग जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जारी करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए नीति आयोग हैज रिलीज्ड 3 वर्जन ऑफ एसडीजी। अब तक जो है नीति आयोग ने एसडीजी के 3 वर्जन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स के जो है वो टोटल कितने वर्जन जारी कर दिए गए, 3 वर्जन जारी कर दिए गए। ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, उसमें जो सभी स्टेट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 4 कैटेगरी निर्धारित की जाती है। 0 से लेकर 100 तक का इसका क्या होता है, स्कोर होता है। 0 से 100 तक का स्कोर होता है और 4 कैटेगरी निर्धारित की जाती है। एस्पिरेंट में होता है 0 से 49 तक, परफॉर्मर होता है 50 से 65 तक, और फ्रंट रनर होता है 6 से 99 तक, और अचीवर होता है 100। तो ये जो 4 जो अंक हैं, इन अंकों के आधार पे जो राज्य हैं उन स्टेट हैं उनकी जो श्रेणी है वो निर्धारण किया जाता है। एक बार फिर से देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, नीति आयोग जारी करता है। अब तक नीति आयोग ने 3 एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किए हैं। प्रत्येक एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता है उसके अंदर जो अंक बार है वो कितना है, 0 से 100 के बीच निर्धारित किया जाता है। तो जो सबसे कम होता है 0 से 49 वो एस्पिरेंट, फिर 50 से 65 के बीच में होता है वो कहलाता है परफॉर्मर, और जो 65 से 99 के बीच में होता है वो कहलाता है फ्रंट रनर, और जो 100 पे होता है जिसने 100 अंक अर्जित किए वो कहलाता है अचीवर। और सबसे मेन चीज आप ध्यान रखें कि अब तक जो है वो अचीवर में कोई नहीं है। फिर अपन आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स के 3 वर्जन अब तक आ चुके हैं, तो तीसरा वर्जन महत्वपूर्ण है। तीसरे वर्जन को हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं नॉर्मली कि लॉन्च्ड इन जून 2021 जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 है उसका जो तीसरा वर्जन है वो कब लॉन्च किया, जून 2021 में इसने लॉन्च किया। अब इसके मेन फैक्टर क्या है, इंडिया इंप्रूव्ड 66 इन 22-21 ऑफ 16-29-20। तो देखिए क्या है कि भारत का जो एग्रीगेट स्कोर है, जो कंप्लीट स्कोर है वो 66 रहा, जबकि 2019-20 में जो 2.0 इंडिया वर्जन आया था उस 2.0 के अंदर भारत का जो स्कोर था वो कितना रहा था, 60 रहा था। तो यहाँ पे देखिए 6 अंक की 3.0 में जो भारत का जो समग्र स्कोर है उसमें कितने अंक की वृद्धि हुई, 6 अंक की ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई। ध्यान रखना है जून 2021 में 3.0 नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी किया गया। फिर उसके बाद में 19 में भारत का जो समग्र स्कोर था वो 60 था, जो 3.0 के अंदर बढ़ के कितना हो गया, 66 हो गया। अभी राजस्थान के हिसाब से अगर इसको देखें तो 19-20 में राजस्थान का जो स्कोर था वो था 60, कितना हो गया 60, सॉरी 19-20 में था 57, जो बढ़ के हो गया कितना 60, 20-21 में कितना हो गया 60। तो दोनों ध्यान रखना है, इंडिया जो है और राजस्थान, इंडिया और राजस्थान। इंडिया का था 2019 में और 2021 में, दोनों की बात अगर हम करें, इंडिया का जो स्कोर था वो था कितना 60, जो बढ़ के हो गया कितना 66 हो गया। इसी तरह राजस्थान का था 57, जो कितना हो गया 60 हो गया। तो आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है कि जो 3.0 वर्जन है जो नीति आयोग ने जारी किया है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 वर्जन में भारत का जो समग्र स्कोर है वो है 66 और राजस्थान का जो समग्र स्कोर है वो कितना है 60 है। ये बात हम कर रहे हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 की। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे सीधा, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स, जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान एसडीजी इंडेक्स का ये 4.0 वर्जन है। कौन सा वर्जन है, 4.0 वर्जन है। तो हम शॉर्ट में तीनों वर्जनों को देखते हैं। पहला वर्जन था 1.0 जो 2020 में जारी किया गया। अब इसके अंदर आपको याद रखने वाली चीज ये है कि ये जो था इसमें 31 इंडिकेटर्स यूज किए गए थे और 12 गोल्स को आधार बनाया गया।
तो कितने 31 इंडिकेटर, 17 टोटल गोल्स कितने हैं, 17 हैं, और 17 में से कितने का यूज किया गया, 12 गोल्स के आधार पे 31 इंडिकेटर्स के आधार पे इसका निर्माण किया गया 1.0 का। फिर आए 2.0 में 2021 में 2.0 में आए तो कितने गोल्स यूज किए गए, 13 गोल्स यूज किए गए, और इंडिकेटर्स भी बढ़ा के कितने कर दिए, 55 कर दिए, 13 गोल्स 55 इंडिकेटर। फिर 3.0 तो उसमें कितने कर दिए, 14 गोल्स, और इंडिकेटर कितने हो गए, 75। ये संख्या आपको जो है वो थोड़ी सी याद रखनी है, अगर पिछले वर्जन में से कुछ पूछता है, हालांकि वैसे तो करंट वर्जन जो करंट है उसमें पूछा जाने की संभावना है। बाकी आप आरएस की एग्जाम दे रहे हो तो आरएस एक बड़ी परीक्षा है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि पिछले वर्जन में भी आपको पूछा जाए। तो अगर उसमें से पूछा जाता है तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि 1.0 जो था उसमें 12 गोल्स, 12 सतत विकास लक्ष्यों को जो है वो आधार बनाकर 31 इंडिकेटर्स के माध्यम से एसडीजी 1.0 इंडेक्स जारी किया गया। दूसरे के अंदर 13 गोल्स को और 55 इंडिकेटर्स का यूज किया गया। तीसरे के अंदर 14 गोल्स को और 75 इंडिकेटर्स का यूज किया गया। ये इतनी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर अब नेक्स्ट में आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे 4.0 की। देखिए 3.0 इंडिया इंडेक्स से हमने देख लिया है। फिर उसके बाद में राजस्थान की जो 3 इंडेक्स पहले आ चुके हैं, उन 3 इंडेक्स के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब जो हम बात करेंगे 4.0 के बारे में। तो ये जो 4.0 इंडेक्स है ये क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है वो 14 गोल्स को, कितने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, 14 लक्ष्य जो है उन्हीं को आधार बनाया गया। कितने हैं, 14। तो आपको ध्यान रखना है 13, 14 और 17। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में टोटल एसडीजी जो है वो टोटल 17 है, उसमें से 14 गोल्स का यूज किया गया है और इंडिकेटर कितने हैं, 83 इंडिकेटर्स इसमें यूज किए गए हैं। तो ये जो 3 जो है ना, 3 लक्ष्य आपको यहाँ भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। इन 3 को छोड़ दिया गया है, डेटा नहीं होने के कारण इन 3 लक्ष्यों के बारे में इसमें विचार नहीं किया गया है। तो टोटल कितने गोल्स के आधार पे 4.0 जारी किया गया, 14 गोल्स के आधार पे जारी किया गया। तो ये चीज तो अपन ध्यान रख लेते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है, कौन कौन से गोल्स जो है वो हमने छोड़े हैं। तो गोल्स नंबर 13, गोल्स नंबर 14 और 17, ये 3 जो है वो इसमें छोड़ दिए गए हैं क्योंकि इनका डेटा जो है वो प्राप्त नहीं हो सका। फिर इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो 83 इंडिकेटर्स यूज किए गए। देखिए हमने पहले बात करी है कि 1.0 था, फिर 2.0 था, फिर 3.0 था। 1.0 जो था उसके अंदर 12 गोल्स लिए गए, 2.13 लिए, 13 लिए, फिर 14 गोल्स लिए गए। और अब 4.0 में भी जो है कुल कितने गोल्स यूज किए जा रहे हैं, 14 गोल्स यूज किए जा रहे हैं। अब इंडिकेटर्स आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द एसआईएफ एंड नीति आयोग। देखिए महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो 83 इंडिकेटर्स यूज किए गए, 83 इंडिकेटर्स यूज किए गए, ये कहां से लिए गए, एसआईएफ और नीति आयोग दोनों से डायरेक्ट लिए गए। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इंडिकेटर्स जो 83 यूज किए गए हैं वो कहां से लिए गए, एसआईएफ एंड नीति आयोग दोनों से इनका डेटा डायरेक्ट लिया गया है। Score for the district range between 51.33 and 65.92। आपको यहाँ ये विशेष ध्यान रखना है कि जो ये जो इंडेक्स जारी किया उसमें जो जिलों का जो स्कोर है उसकी जो रेंज है वो 51.33 यानी 51.33 से शुरू हुई और 65.92 तक गई। यानी न्यूनतम जो रेंज है वो 51.33 है और अधिकतम जो रेंज है वो कितनी है, 65.92। यदि आप पिछली को देखें 3.0 वर्जन को देखें तो 3.0 वर्जन था उसमें जो ये रेंज थी वो 46.99 से लेकर 64.88 तक थी। यानी तो कहने का मतलब ये कितने थी, 3.0 में। तो कहने का मतलब जो है वो न्यूनतम रेंज जो है वो न्यूनतम रेंज उसमें भी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि पहले कितनी थी 46.99 थी जो होगी 51.33 और जो ऊपर वाली रेंज थी 64.88 थी जो होगी 65.92 उसमें भी क्या हो गई है, वृद्धि होगी। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो डिस्ट्रिक्ट की रेंज है वो कितनी है, 51.33 से लेकर 65.92 के बीच में रही, 51.33 से लेकर 65.92 के बीच में रही है। जबकि पिछली बार ये जो रेंज थी वो रही थी 46.99 से लेकर 64.88 तक। ठीक है, तो फर्स्ट जो रैंक जो है इसमें रही है वो किसकी रही है,
सीकर की रही है और सीकर ने 65.92 का स्कोर गेन किया है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स में अब तक जो चीजें पूछी गई है, हम बात कर रहे हैं एसडीजी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2003 यानी वर्जन 4.0 की। तो टॉप पे जो जिला रहा है वो कौन सा रहा है? सीकर रहा है। दूसरा जो नंबर रहा है वो झुंझुनू का रहा है। तीसरा नंबर जो है किसका रहा है? नागौर का रहा है। तो आपको ध्यान रखना, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे इसमें। सीकर, झुंझुनू और नागौर। वहीं सबसे जो नीचे वाली जो रेंज रही है उसमें कौन सा रहा है? जैसलमेर रहा है। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान इसमें रखना है। तो ये था अपना 4.0। अब हम आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिलती है। स्कोर फॉर राजस्थान इम्प्रूव्ड फ्रॉम 75.58 इन 2020 60.25 इन 23 कि राजस्थान का समग्र स्कोर। देखिए हमने जो बात कर ली कि सबसे टॉप नंबर पे 65.92% नंबर लाके सीकर टॉप रहा है, लेकिन राजस्थान के समग्र स्कोर को अगर हम देखें तो जो 3.0 इंडेक्स अपना था उसमें था 57.58। कितना था? 57.58 था। जो अब की बार 4.0 इंडेक्स के अंदर कितना हो गया? 60.25 हो गया। ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का जो समग्र स्कोर है वो 57.58 था 3.0 के अंदर, और अब हो गया कितना? 60.25 हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर से देख लीजिए, राजस्थान का जो समग्र स्कोर है वो 3.0 के अंदर 3.0 के अंदर 57.58 था, लेकिन 4.0 में बढ़ गई और कितना हो गया? 60.25 हो गया। अब भी आगे हैं 11 गोल्स ड्राइव द पॉजिटिव पल्स। ये मेन चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटी सी चीज है, लेकिन जब पूछा जाता है तो हम इसमें पूरी तरह से फंस सकते हैं कि 11 गोल्स आपने कितने पे बात की? 14 गोल्स की बात की। 14 गोल्स को आधार बना के ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो 11 गोल्स जो है उनमें जो वृद्धि है वो क्या रही है? पॉजिटिव वृद्धि रही है। कि क्या रही है? पॉजिटिव वृद्धि रही है इनमें 11 में। 2 गोल्स ड्राइव नेगेटिव पल्स। 2 गोल्स ऐसे हैं जो नेगेटिव रहे हैं, जिनमें पिछली बार से क्या हुआ है? कमी है। पॉजिटिव में कितने रहे? 11। नेगेटिव में कितने रहे? 2। अब वो 2 कौन से हैं? एक 8 नंबर गोल और एक 16 नंबर। 8 नंबर गोल और 16 नंबर गोल, ये दोनों याद रखने हैं आपको। 14 में से टोटल 12 गोल्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव पास किया, यानी पॉजिटिव रहे हैं, उनकी वृद्धि धनात्मक रही है। कितने गोल्स हैं? 11, लेकिन 2 गोल्स ऐसे हैं जिनमें कमी रही है, और वो 2 कौन से? 8 नंबर और 16 नंबर गोल्स। 1 से 17 को पढ़ लेना अच्छी तरह से, 1 से 17 के बीच में। ठीक है, 8 नंबर कौन सा और 16 नंबर कौन सा? यहाँ हम जो है एसडीजी इंडेक्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसडीजी गोल्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो 8 नंबर और 16 नंबर जो है उसमें क्या हुई है? नकारात्मक वृद्धि हुई है, इसमें कमी हुई है। एसडीजी 9 and 10 द स्टेट स्कोर हैज मूव्ड फ्रॉम द परफॉर्मर कैटेगरी टू फ्रंट रनर कैटेगरी। देखिए 2 गोल्स ऐसे हैं, 9 और 10। 9 और 10 जो है उनमें पिछली बार जो था वो राजस्थान का स्कोर था परफॉर्मर श्रेणी में था, और अब की बार उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, और इंप्रूवमेंट होकर राजस्थान किस में आ गया? फ्रंट रनर में आ गया। ये चीज ध्यान रखनी है कि 2 गोल ऐसे हैं जिनमें पिछली बार परफॉर्मर श्रेणी में था। ठीक है, और अब की बार किस में आ गया? फ्रंट रनर श्रेणी में आ गया। और सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है कि वो 2 गोल कौन से हैं? गोल 9 और 10। इसके साथ साथ गोल नंबर जो 10 है, जो सतत विकास लक्ष्य नंबर 10, उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट हुआ है। 63.30 स्कोर था 22 में, जो अभी 76.53 यानी 63.30 था, जो बढ़ के 76.53 हो गया। पिछली बार स्कोर कितना था? 63.30, जो बढ़ के हो गया 76.53 हो गया। ये जो बात हम कर रहे हैं ना एसडीजी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 4.0 में, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप इन पॉइंट को एक बार अच्छी तरह से देखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, और जब इससे रिलेटेड अपनी क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट टाइप आएगा, वहां आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो वहां फिर अपने जो है वो आसानी से क्वेश्चन हल हो, इसलिए आवश्यक है कि हम इसको जो है वो अच्छी तरह से देखें। एक बार फिर से देखते हैं कि टोटल हमने 4.0 में 14 गोल्स को आधार बनाया और 83 इंडिकेटर्स हमने इसमें यूज किए। ठीक है, 14 गोल्स को आधार बना के 83 इंडिकेटर्स का इसमें हमने यूज किया है। राजस्थान का जो स्कोर था 3.0 में 57.58 था, लेकिन 4.0 में ये बढ़ के 60.25 हो गया। हम बात करें तो 2 गोल्स ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव रहे हैं, 8 नंबर और 16 नंबर, और 11 गोल्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव रहे हैं।
गोल नंबर 9 और 10 में स्थिति ऐसी है कि पहले हम इसमें परफॉर्मर श्रेणी में थे, लेकिन अब जो है हम उन दोनों गोल्स में फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए। अब परफॉर्मर क्या होता है और फ्रंट रनर क्या होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि 0 से 49 तक एस्पिरेंट आता है, 49 से लेकर 65 तक परफॉर्मर होता है, 65 से 99 तक फ्रंट रनर होता है, और 100% जिसने प्राप्त कर लिया वो अचीवर होता है। तो 4 कैटेगरियां हैं इस इंडेक्स की। और राजस्थान का जो 9 और 10वां जो गोल्स, अगर गोल्स के आधार पर अगर हम टोटल देखें, राजस्थान की वैसा श्रेणी देखें तो 60.25 आ रहा है, तो 60.25 दूसरी रैंक होगी, यानी एस्पिरेंट से ऊपर परफॉर्मर श्रेणी में हो गए। लेकिन 9 और 10 जो 2 गोल्स हैं उनमें राजस्थान में जो है परफॉर्मर था वो आगे निकल के फ्रंट रनर में आए। तो यहाँ पे गोल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मूवमेंट इसमें हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये 63.30 था जो, जिसमें अभी 76.53 का स्कोर हुआ, 76.53 का स्कोर हुआ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि किस तरह से, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो ये निकाला जाता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इंडिकेटर सिलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन। सबसे पहले इंडिकेटर निर्धारित किए जाते हैं। मैंने बताया कितने इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए, तो यहाँ से इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए, और उसके बाद में उनके डेटा का क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। एसडीजी इंडेक्स कैसे निकालते हैं उसकी पूरी प्रोसेस, उसका पूरा फ्लो चार्ट है। तो एसडीजी इंडेक्स निकालने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी इंडिकेटर सिलेक्शन किए जाते हैं, और उसके बाद में उसके डाटा का कलेक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद में टारगेटेड सेटिंग किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा जो निर्धारित किए गए उन अनुसार में। फिर उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का एक अलग सूत्र होता है। फिर उसके बाद में उनकी कैलकुलेटिंग की जाती है, और उसके बाद में ये इशू किया जाता है। तो ये इतना वो नहीं है, अगर अपने को सीक्वेंस पूछे तो याद रखना है, पहले कलेक्शन होता है, फिर टारगेटिंग सेटिंग होती है, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद में कैलकुलेटिंग होती है, और उसके बाद में एसडीजी इंडेक्स जारी किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, इस कैटेगरी की मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल हम इसको कह सकते हैं। देखिए टॉप 5 और लोएस्ट 5 उनको तो आपको याद रखनी ही है। तो 1 नंबर कौन सा रहा, सीकर, 2 नंबर झुंझुनू, 3 नंबर नागौर, 4 नंबर जयपुर और 5 नंबर भीलवाड़ा, ये याद रखने। नीचे से अगर हम बात करें, 1 नंबर जैसलमेर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 बाड़मेर, 4 बारां और 5वां सिरोही, ये याद रखने आपको अच्छी तरह से। एक बार फिर से देख लीजिए, सीकर 1 नंबर पे है 65.92%, 65.92 का स्कोर गेन किया है। उसके बाद में झुंझुनू 2 65.11, ठीक है, नागौर 64.73, जयपुर 63.32 और भीलवाड़ा 63.16। कुल मिलाकर इन 5 का तो नाम अपने को याद रखना, अगर परसेंटेज याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रैंक जो है वो रैंक को आपको जरूर याद रखना है कि 1 से लेकर 5 तक कौन कौन है। तो एक बार फिर से देखिए, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, ठीक है, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर और भीलवाड़ा। आपको यहाँ 2 का डेटा भी याद रखना है, 65.92 सीकर रहा, 65.11 किसका रहा, झुंझुनू का रहा। इसके साथ साथ अगर हम लोएस्ट से देखें तो जैसलमेर सबसे कम, और स्कोर कितना रहा, 51.33। देखिए पिछली बार कितना था, 46.99, हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इस रेंज में बहुत सुधार हुआ है, इस रेंज में सुधार हुआ। 46.99 था, अब कितने से शुरू हुआ, 51.33 से शुरू हुआ, ठीक है, 46.99 था, अब 51.33 से शुरू हुआ। तो जैसलमेर, दूसरा नंबर बांसवाड़ा का है, तीसरा बाड़मेर का है, चौथा बारां का है और 5वां सिरोही का है। याद रखने की दृष्टि से अपन याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो जैसलमेर आ जाएगा, और उसके बाद में जो तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो तीनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, बी से स्टार्ट हो रहे हैं, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर और बारां, और अंत में आ जाएगा कौन सा, सिरोही। तो आपको ये 5 नाम जरूर याद रखने हैं, जैसलमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बारां और सिरोही। जैसलमेर का सबसे कम 51.33 रहा, और सबसे अधिक सीकर का 65.92 रहा, 65.92 रहा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, देखो 2 चीजें और ध्यान रखनी है। राजस्थान में कुल 33 जिले, अभी तक की बात कर रहे हैं हम, नए जिलों की बात नहीं कर रहे हैं। 33 जो जिले हैं उनमें से 2 जिलों का अलग रहा और 31 का अलग रहा। ये जो कलर में आपको दिख रहा है ये, ठीक है, 2 जिले कौन कौन से, सीकर और झुंझुनू। पर्सन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं, जैसे अपन आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो 2 जिले हैं, ये इनका स्कोर रहा 65.11 और 65.92, ये सीकर का रहा और ये रहा झुंझुनू का रहा,
ठीक है, अब शेष कितने बच गए, शेष जिले बच गए कितने, 31, और ये हो गए 2। अब आपके यहां से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो किस में रहे, परफॉर्मर श्रेणी में रहे, और कितने जिले जो है वो फ्रंट रनर में रहे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया था कि 0 से 49 4 श्रेणियां, 0 से 49, 50 से 65, 65 से 99 और 100। अब यहाँ पे देखिए 0 से 49 में तो ये अपने 50 से 65 में तो रह गई बाकी 31, क्योंकि जो न्यूनतम थी वो 51 है किसकी, जैसलमेर की, और 2 जिले ऐसे आ गए जो इसमें आ गए। कौन कौन से, झुंझुनू और सीकर। ये आपको याद रखना है कि 2 जिले तो किस में रहे हैं आपके, 2 जिले आपके फ्रंट रनर रहे हैं, फ्रंट रनर 2 जिले रहे हैं फ्रंट रनर, और 1 2 31 जो जिले हैं वो किस में रहे हैं, ये रहे हैं आपके परफॉर्मर श्रेणी में, परफॉर्मर श्रेणी में रहे। ये भी चीज भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था अपना एसडीजी इंडिया इंडेक्स। अब हम शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक की, राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2020। हाँ, तो अब हम बात करते हैं द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। राजस्थान जो है वो हेल्थ के जो सेक्टर है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसी की कड़ी में ये एक नई बात यहाँ पे है। तो हम बात करेंगे एक एक करके, जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि जो भी एक्ट यहाँ पे बनता है स्टेट में, उसको राज्यपाल की अनुमति के बाद ही वो लागू होता है। तो 11 अप्रैल 2023 को, ये याद रखने वाली चीज है, क्योंकि कई बार आपको आप याद करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोविजन है, और पूछ इसलिए इस तरह से जाता है। तो राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 जो है वो 11 अप्रैल 2023 को राज्यपाल महोदय सिंह की इसकी अनुमति प्राप्त हुई, और इसके नेक्स्ट डे 12 अप्रैल 2023 से ये क्या हो गया, लागू हो गया। 12 अप्रैल 2023 से ये क्या हो गया, एक्ट इन फोर्स, लागू हो गया 12 अप्रैल 2023 से। दोनों चीजें याद रखनी, राज्यपाल की अनुमति पूछते हैं तो 11 अप्रैल 2023 को हुई, और लागू कब से हुआ, तो 12 अप्रैल 2023 को ये लागू हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्ट है इसमें संविधान के 2 अनुच्छेद 47 और 21 जो है, इनके तहत जो स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया गया है, स्वास्थ्य का जो अधिकार प्रदान किया गया है 2 अनुच्छेदों को ध्यान में रख के किया गया। 2 अनुच्छेदों में जो वर्णित, जैसे 47 जो है वो नीति निर्देशक तत्व है, और 21 जो है मूल अधिकार है। तो दोनों के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें की गई है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वही किया गया। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद जो है वो राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21। और 2023 का देखिए, कोई भी एक्ट आता है तो उसके साथ ये लिखा था कि कौन से साल से कौन सा आता है अधिसूचना में। तो 2023 का ये 7वां एक्ट है। 2023 का कौन सा एक्ट है, 7वां एक्ट है। इस एक्ट के अंदर जो है वो टोटल कितनी धाराएं हैं, 20 धाराएं हैं, टोटल 20 धाराएं हैं, और संपूर्ण राजस्थान में प्रवृत्त होगा। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में बाकी रह जाएगा, नहीं, पूरे राजस्थान में ये मान्य होगा, पूरे राजस्थान में ये प्रवृत्त होगा, ठीक है। 11 अप्रैल 2023 को इसकी अनुमति मिली, और 12 अप्रैल 2023 को इसमें एक्ट इन फोर्स कार्य रूप में लागू हो गया। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। उन सभी चीजों पे हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए धारा 3 याद रखनी, सबसे मोस्ट धारा तो है धारा 3। जैसा कि हम बात कर रहे हैं राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। तो स्वास्थ्य का अधिकार जो ये एक्ट आया उसकी कौन सी धारा के अंदर जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार को परिभाषित किया गया है, कि उसमें कौन कौन से चीजें ऐसी आती है जो स्वास्थ्य के अधिकार में आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार में आपको याद रखनी है धारा 3 की। धारा 3 जो है उसके अंदर स्वास्थ्य का अधिकार को परिभाषित किया गया है। इसको क्या किया गया, परिभाषित किया गया कि क्या क्या चीजें जो है वो स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत आएंगी। कौन सी धारा में, धारा 3 में। अब कौन कौन सी चीजें आएंगी ये हमें देखना है। सुसंगत जानकारी प्राप्त करना, कि कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में कहीं पर भी अपना इलाज करवा रहा है तो उसको ये अधिकार होगा कि वो उस अस्पताल के संबंधित, चिकित्सक के संबंधित जितनी भी जानकारी आवश्यक है वो सुसंगत जानकारी वो है वो वहां से प्राप्त
कर सके। ठीक है, समस्त लोक स्वास्थ्य संस्थाओं के स्तर के अनुसार निःशुल्क सेवा प्राप्त करना, कि जैसा कि सरकार ने निर्धारित किया है, सरकार की शर्तों के अनुसार जो भी लोक स्वास्थ्य संस्थान है, जो भी अस्पताल है, उनमें जो उनका जो स्तर है भाई, जहां वहां जो सुविधाएं उपलब्ध है, उन सुविधाओं के अनुसार निःशुल्क सेवाएं प्राप्त करना जो राज्य सरकार ने निर्धारित की है। फीस के पूर्व भुगतान के बिना आपात परिस्थितियों में आपात सेवा प्राप्त करवाना। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट की स्थिति में व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, तो ये कहा गया है कि अब जो है वो बिना फीस के पूर्व भुगतान के भी उसके आपातकालीन परिस्थिति अगर है, उसके जान के लिए आवश्यक है, तो वो जो है हॉस्पिटल के लिए बाध्य होगा कि वो उसकी सेवा करेंगे, उसके इलाज करेंगे। ठीक है, अगर कोई विधिक मामला है तो चिकित्सक जो है पुलिस के कारण विलंब नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि जब तक पुलिस नहीं आती तब तक जो कोई कानूनी मामला है तो वो चिकित्सक उसका इलाज नहीं करते, लेकिन अब ये कहा गया है कि अगर कोई विधिक मामला है तो भी चिकित्सक जो है वो विलंब नहीं करेगा, वो उसमें क्या करेगा, उसका इलाज करेगा। पुलिस आने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर लेगी। आगे है कि रोगी समुदाय नहीं करता है, जैसे मान लीजिए आपातकालीन, अपने बात की कि आपातकालीन परिस्थितियों में इलाज करवा दिया, फीस पहले देनी थी, फीस पहले नहीं दी, अब हॉस्पिटल क्या करेंगे भाई, जब पेशेंट ने फीस ही नहीं दी तो हॉस्पिटल क्या करेंगे, सरकार का इलाज करना है। तो ये कह रहा है कि अगर रोगी समुदाय नहीं करता, रोगी फीस नहीं देता है, तो चिकित्सक को अधिकार होगा कि वो सरकार से पैसे ले सकेगा। बहुत ही अच्छी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें लिखी है कि अगर रोगी के पास पैसे नहीं है, वो फीस नहीं दे पा रहा है, तो सरकार जो है वो देने, चिकित्सक जो है वो सरकार से लेने का हकदार होगा, उसके लिए ये खर्चा नहीं बनेगा कि उसकी जेब से वसूल किया जाए। फिर चिकित्सक से जो उपचार परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करना, कोई भी व्यक्ति जो है जो इलाज करवा रहा है उसको अधिकार होगा कि वो चिकित्सक का जो उपचार प्राप्त कर सके, कि उसने पहले कौन कौन से इलाज किए हैं, उसकी स्थिति क्या है, वो अच्छा है, बुरा है, उसके जो द्वारा जो कार्य किए गए वो सफल हुए, असफल हुए, ये सारी जानकारी वो ले सकेगा। जांच और उपचार के लिए पूर्व में लिखित सहमति, यदि कोई जांच की जाती है, कोई उपचार किया जाता है, तो रोगी जो है वो अपनी लिखित सहमति देगा, यानी कि जबरदस्ती उसका ऑपरेशन कर दिया जाए। ठीक है, उपचार के दौरान गोपनीयता, मानव गरिमा और एकांतता, अगर उपचार किया जा रहा है तो उस टाइम ये नहीं कि खुले में जो है ऑपरेशन किया जा रहा है, वहां गोपनीयता रखी जाएगी और ये प्रयास किया जाएगा कि मानव की गरिमा और एकांतता जो है वो बनी रहे, किसी प्रकार का व्यवधान उसमें नहीं हो। अभी एक मेन चीज यहाँ पे दी गई है कि मान लीजिए किसी महिला का शारीरिक परीक्षण किया जा रहा है, किसी महिला का क्या किया जा रहा है, शारीरिक परीक्षण किया जा रहा है, ऑपरेशन करना है या उसका डायग्नोसिस करना है, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, किसी पुरुष के द्वारा, पुरुष चिकित्सक के द्वारा किया जा रहा है। तो कई बार एलिगेशन लगते रहते हैं, तो इसलिए सरकार ने ये निश्चित किया है कि यदि किसी पुरुष चिकित्सक द्वारा किसी महिला का शारीरिक परीक्षण किया जाता है तो वह अनिवार्य रूप से एक महिला की उपस्थिति, एक महिला डॉक्टर जो है वो अनिवार्य रूप से वहां उपस्थित रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि अगर पुरुष द्वारा किया जा रहा है तो वहां पे एक महिला चिकित्सक जो है वो अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का चयन, मान लीजिए वहां अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, तो जो वैकल्पिक उपचार है उसमें जो मरीज जैसा चाहेगा, पेशेंट जैसा चाहेगा, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार कि वहां कौन कौन से पैकेज हैं, उन पैकेज में से उनकी इच्छा के अनुसार वो चयन कर सकेगा। ये नहीं कि ये कहेंगे कि भाई आपको राइट टू हेल्थ में तो आपको यही देंगे, ऐसा नहीं। वहां जो उपलब्ध है उसमें वैकल्पिक उपचार का चयन का अधिकार जो है किसको होगा, पेशेंट को होगा। साथ ही बिना भेदभाव के उपचार, वहां धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेवा और सुविधाओं की दरों और प्रभार की सूचना प्राप्त करने का, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अक्सर क्या होता है कि अस्पताल के अंदर जब कोई आदमी जाता है तो उसका इलाज कर दिया जाता है, उसको जो दरें हैं कि ऑपरेशन की दर क्या है, दवाई की दर क्या है, ठीक है, वहाँ कंसल्टिंग जो है उसकी दर क्या है, इन सारी चीजों की उसको जानकारी नहीं होती। तो ये कहा गया कि सेवा जो और सुविधाएं वहां से जो प्राप्त कर रहा है, उनकी जो दरें और उनके जो प्रभार है, उनकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो किसको होगा, पेशेंट को होगा। यानी वो पहले ये जान सकेगा कि इन दवाओं को लेने पे मुझे कितना खर्चा जो है वो वहन करना पड़ेगा। औसत अभिप्राप्त करने और जांचों का स्थान चयन का अधिकार, जांचों का स्थान चयन का अधिकार। कोई भी अस्पताल ये नहीं कह सकेगा कि आप फला मेडिकल से दवाइयां लेंगे या फला लैब से जांच करवाएंगे, नहीं। आप ये मरीज पे डिपेंड करेगा कि उसकी मर्जी हो जहां से वो दवाई ले सकता है और मर्जी हो जहां से वो जांचें
करवा सकता है, कोई भी अस्पताल उसके लिए मना नहीं कर पाएगा। रेफरल सुविधाएं, यदि मान लीजिए कि किसी को वहां से रेफर करना है तो रेफरल सुविधाएं जो है वो अस्पताल अनिवार्य रूप से रखेंगे। ये नहीं कि वो कह देंगे इसको ले जाओ यहाँ से, हमारे पास जो है वो व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अस्पताल छोड़ने पर चिकित्सक सारांश प्राप्त करना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कई बार क्या होता है कि पेशेंट किन्हीं कारणों से उस अस्पताल को छोड़ के अन्य अस्पताल में जाना चाहता है, तो चिकित्सक क्या करते हैं कि उसको किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देते, उससे आगे वाला जो अस्पताल है वो जीरो से शुरू करता है, तो वहां उनको क्या होता है कि परेशानी होती है। तो अब सरकार ने सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी अस्पताल उसके जो चिकित्सा सारांश है उसको नहीं रखेगा, यानी उस हॉस्पिटल में उसके द्वारा कौन कौन सा इलाज करवाया गया, क्या क्या दवाइयां दी गई, कौन कौन सी जांचें करवाई गई, इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो उस व्यक्ति को दी जाएगी। और नहीं दी जाती है तो उसके लिए फिर उन्होंने प्रोविजन करवाया है। ठीक है, तो अस्पताल अगर वो छोड़ता है तो उसको पूरी डिटेल अपने साथ लेने का अधिकार होगा, कोई भी मना नहीं कर सकता। इसके अलावा शिकायत के मामले में सुनवाई और निवारण, अगर किसी प्रकार की शिकायत मरीज को है तो वो सुनवाई करने का अधिकार उसमें होगा, भी आगे हम बात करेंगे इसमें। दूसरे चिकित्सक से सलाह लेने हेतु उपचार अभिलेख और सूचना प्राप्त करना, देखिए दो चीजें होती है कि मान लीजिए एक डॉक्टर जो है एक चिकित्सक से इलाज करवा रहे हैं, अब उस चिकित्सक से इलाज के दौरान उसने क्या किया कि उसने सोचा कि एक फला डॉक्टर दूसरा अच्छा है, तो उससे वो परामर्श करता है, उससे वो क्या करता है, परामर्श करता है। लेकिन जो पहले वाला ये जो चिकित्सक है ना तो उसको कोई कागज देता है और ना उसको कोई जो है वो ये बताता है कि कौन सी दवाइयां चल रही है, क्या क्या चीजें उसके अंदर है, क्या दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे जो मरीज है उसको ये अधिकार दिया गया कि वो अभिलेख और सूचना प्राप्त कर सकेगा पहले चिकित्सक से, ताकि दूसरे चिकित्सक से वो क्या कर सके, परामर्श कर सके, और हो सकता है कि उससे उसका फायदा हो जाए। तो ये जो था धारा 3 जो है उसको आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य के अधिकार को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, स्वास्थ्य के अधिकार को कौन सी धारा में क्या किया गया, परिभाषित किया गया है, तो वो धारा कौन सी है, 3। अब आपके वहां पे परीक्षा में किस तरह से जो ऊपर हमने स्टेटमेंट पढ़े ना, उन स्टेटमेंट में से ही जो पॉइंट पढ़े उनमें से स्टेटमेंट बन के आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वो राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 के तहत धारा 3 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार में सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित है। तो वहां फिर हमें एक एक चीज को ये चीज देखनी पड़ेगी। तो एक बार आप गौर से एक बार अगर इसको देखोगे ना तो निश्चित रूप से आप कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है सरकार की बाध्यता, धारा 5। देखिए जब एक्ट बन गया तो एक्ट बनने के बाद में उस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि सरकार जो है वो भी कुछ कार्य करने के लिए बाध्य होगी। 3 में स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया, 5 में लोक स्वास्थ्य मॉडल बनाना और बजट बंद करना, कि सरकार जो है वो लोक स्वास्थ्य का मॉडल बनाएगी कि पब्लिक हेल्थ के लिए क्या कैसे क्या काम किए जाए, उसका क्या बनाएगी, मॉडल बनाएगी, और साथ साथ उसके लिए बजटीय प्रावधान भी करेगी। बिना बजट के कोई मॉडल काम का नहीं है, ठीक है। तो बजट का प्रावधान भी इसमें करने के लिए सरकार को बाध्य किया गया धारा 5 में। इसके साथ साथ नीति विकास करेगी और संस्थागत ढांचे का भी निर्माण करेगी, यानी उसके लिए पॉलिसी बनाएगी, लोक स्वास्थ्य मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी बनाएगी और उसको लागू करने के लिए जो संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है उसका निर्माण किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण संपरीक्षा और शिकायत निवारण तंत्र, अच्छी तरह की संपरीक्षा की जाएगी। ऑडिट, संपरीक्षा नहीं ऑडिट, इंग्लिश में अपन कह सकते हैं ऑडिट, ठीक है। ऑडिट की जाएगी कि जो सेवाएं अस्पतालों द्वारा दी जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है, ठीक है। और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र का, कि जो कैंडिडेट है, जो मरीज है, उसकी शिकायतों का निवारण करने की व्यवस्था है या नहीं है, तो मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। सेवाओं और स्कीमों का संरक्षण, जो सेवाएं और जो स्कीमें हैं उनका लेखन किया जाएगा और गारंटीड सेवाओं की प्रदायगी ये भी सुनिश्चित की जाएगी। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो गारंटीड है, सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, ये देखा जाएगा कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अस्पताल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सेवाओं के देने से मना नहीं करे, कि कोई मना तो नहीं कर रहा है, जैसे किसी को मना कर रहा है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाल रहा है, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। ये 5 चीजें धारा 5 में ये 5 चीजें जो है वो दी गई है कि मॉडल बनाएगी, बजट उपलब्ध करेगी, नीति डेवलप करेगी, संस्थागत ढांचा बनाएगी, गुणवत्तापूर्ण संपरीक्षा करेगी, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करेगी, सेवा और स्कीमों का संप्रेषण करेगी और इसके साथ साथ जो गारंटीड सेवाएं हैं उनकी प्रदायगी भी सुनिश्चित करेगी। ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
उन गारंटीड सेवाओं की प्रदायगी पर मना किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी बाध्यताएं धारा 5 के अंदर किस पे निर्धारित की गई है? सरकार पे निर्धारित की गई है। धारा 6 है राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये बहुत मोस्ट है और इसमें से क्वेश्चन उठने की ज्यादा संभावना है। क्या है कि राज्य सरकार में, जैसे अपने ऊपर पढ़ा अपन ने कि सरकार की बाध्यता, तो उसमें लोक स्वास्थ्य मॉडल के बाद में अपन ने पढ़ा था कि शिकायत निवारण तंत्र और संस्थागत ढांचा। तो संस्थागत ढांचे के अंदर सरकार ने क्या बनाएगी? राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन करेगी। और देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के प्राधिकरण है, ये आपको याद रखना है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया, बात खत्म होगी, लेकिन यहाँ प्राधिकरण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत, ये शिकायत से संबंधित है, और दूसरा उपचार प्रोटोकॉल। 2 प्रकार के हैं, एक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत और दूसरा है राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उपचार प्रोटोकॉल। दोनों का ये सरकार क्या करेगी? गठन करेगी। उसके बाद में जब ये जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण गठन हो जाएगा, राज्य वालों का गठन हो जाएगा, उसके 1 मास के भीतर सरकार जो है वो क्या करेगी? जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन करेगी। और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा, ये आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। और इसमें एक सह अध्यक्ष और होता है, सह अध्यक्ष और होता है। सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की जाएगी सीओ जेडपी। जिला परिषद के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनको जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण का सह अध्यक्ष नियुक्त किया। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अध्यक्ष पूछा जाता है तो बड़ी इजीली हम कलेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन यदि सह अध्यक्ष पूछ लिया गया तो सह अध्यक्ष पूछने पर आपको ध्यान रखना है कि सह अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ जिला परिषद को जो है वो सह अध्यक्ष बनाया गया। और उसके गठन कब होगा? राज्य जो स्वास्थ्य प्राधिकरण है उसके गठन के 1 मास के भीतर में होगा। और ये हर 3 महीने में जन सुनवाई करेगा। ये जो प्राधिकरण है हर 3 महीने में क्या करेगा? जन सुनवाई करेगा, ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जा सके। फिर नेक्स्ट है शिकायत निवारण तंत्र, धारा 11। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ से क्वेश्चन उठने की ज्यादा संभावना है कि शिकायत किसको की जाए, कहाँ की जाए और कितने दिनों में उसका समाधान हो जाए। ठीक है, किसको की जाए, कहाँ की जाए और कितने दिनों में उसका समाधान हो जाए। यहाँ पे आपको देखो ध्यान देना है कि ये धारा कौन सी है? 11 है। कौन सी धारा है? 11। 15 दिन में संस्था प्रभारी को शिकायत करनी है। मान लीजिए किसी आदमी ने किसी अस्पताल से इलाज करवाया और उस अस्पताल के इलाज से वो संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ। ठीक है, तो जिस अस्पताल में उसने इलाज करवाया, जिस संस्था से उसने इलाज कराया, उस संस्था के जो प्रभारी हैं, हेड जो है, उनको वह 15 दिन के अंदर अपने सारे दस्तावेजों के साथ शिकायत कर सकता है। अब इस संस्था प्रभारी जो है, इस संस्था प्रभारी का ये दायित्व है कि वो 3 दिन के अंदर उसका समाधान कर देगा। कितने दिन में समाधान कर देगा? पहले 15 दिन में शिकायत दर्ज कराएगा, वो 3 दिन में क्या कर देगा? वही समाधान कर देगा। अगर वो 3 दिन में समाधान नहीं करता है तो ये जो शिकायत है वो किसको चली जाएगी? जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण। किसको चली जाएगी? जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को चली जाएगी। और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण का अधिकार है कि वो 30 दिन के अंदर उसका इलाज करेगा। 30 दिन के अंदर जो है वो इसका वो करेगा, निर्णय करेगा, और 30 दिन में उसको उसकी जो शिकायत है उसका निवारण करेगा। तो यहाँ एक समय अवधि को ध्यान रखिए कि 15 दिन में वो क्या कर सकता है? संस्था प्रभारी को शिकायत कर सकता है। संस्था प्रभारी 3 दिन के अंदर उस शिकायत का समाधान करेगा। फिर अगर 3 दिन में नहीं करता है तो ये शिकायत कहाँ चली जाएगी? जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास चला जाएगी। और वहां पे कितने दिन में शिकायत करेगा? समाधान करेगा 30 दिन में। यहाँ सबसे मेन चीज जो बात रखने वाली है वो ये है कि ये जो शिकायत ट्रांसफर होके जाएगी यहाँ 3 दिन के बाद में, वो किसके पास जाएगी? जिला जो स्वास्थ्य प्राधिकरण है उसके सदस्य सचिव को जाएगी। उसके किसको जाएगी? सदस्य सचिव को जाएगी। और सदस्य सचिव कौन होता है? डिप्टी सीएमएचओ। जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है उसका डिप्टी मतलब उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है उसको क्या बनाया गया है? इसके लिए सदस्य पद सदस्य सचिव बनाया गया है इस सिस्टम में, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण में। और ये जो डिप्टी सीएमएचओ इसके पास ये शिकायत जाएगी, ये 30 दिन में उस पर समाधान करेगा। और अगर 30 दिन में उस पर समाधान नहीं होता तो फिर ये शिकायत कहाँ चली जाएगी? सीधी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पे चली जाएगी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास चली जाएगी। और इस तरह से ये शिकायत जो है
वो वहां पे निर्णय उसका किया जाए। तो ये शिकायत निवारण तंत्र है। दो चीजें ध्यान रखनी है, तो धारा ध्यान रखनी है अपने को, इसमें कौन सी धारा है, 11, धारा नंबर 11 उसके अंदर इस चीज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और दूसरा जो अवधि है ना, उस अवधि का अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला अपील। मान लीजिए जिला स्वास्थ्य जो जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण ने कोई निर्णय दे दिया और उस प्राधिकरण के निर्णय जो से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। किसको? राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को अपील कर सकता है। 30 दिन के अंदर किसको अपील करेगा? राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को अपील करेगा। तो धारा 13 में इसकी अपील का क्या है? प्रावधान है। धारा 14 जो है उसमें शास्तियां है कि मान लीजिए यदि कोई प्रथम बार गलती करता है, तो प्रथम बार गलती करता है तो 10,000 रुपए का उस पर शास्ति आरोपित की जाएगी। लेकिन अगर वो दूसरी बार करता है, सेकंड टाइम करता है, तो जो शास्ति है वो कितनी हो जाएगी? 25,000 हो जाएगी। वो किस पे आरोपित की जाएगी? संबंधित संस्थान पे आरोपित की जाएगी। पहली बार में 10,000 और दूसरी बार में 25,000। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि अधिकतम कितने का प्रावधान है, तो अधिकतम 25,000 का प्रावधान है। न्यूनतम 10,000 कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने का प्रावधान है? 25,000 का प्रावधान है। अब राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति की, राज्य सरकार जो है वो इस एक्ट के संबंध में जो है वो नियम बना सकती है, लेकिन वो नियम कब बनाएगी? वो नियम बनाएगी उसके 14 दिन के अंदर। उसको किसमें रखना पड़ेगा? राज्य विधानमंडल में। यदि वो सत्र में है, अगर राज्य विधानमंडल सत्र में ही नहीं है तो फिर कहां से रखेंगे? यदि राज्य विधानमंडल सत्र में है तो 14 दिन के भीतर जो है इसको रखना पड़ेगा। तो अगर सत्र में नहीं है तो क्या होगा? तो सत्र में नहीं है तो जब सत्र में आ गया तो 14 दिन के भीतर रखना पड़ेगा। और जो राज्य विधानमंडल जो निर्णय लेगा वो क्या होगा? फाइनल निर्णय होगा। वो कहता है कि ये फलाना फलाना इसमें संशोधन होना चाहिए तो संशोधन मान्य हो गए। अगर वो ये कहता है कि इसको समाप्त कर देना चाहिए तो समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जो नियम जो बनाए हैं वो नियम समाप्त भी किए जा सकते हैं। तो आपको इस एक्ट के अंदर धारा जो मेनली जो धाराएं याद रखनी है, 3, 5, 11, 14। 3 में क्या था? अधिकार था, अधिकार को परिभाषित किया गया था। 5 में सरकार में बाध्यता थी। 5 में सरकार में क्या थी? बाध्यता थी। 11 में था शिकायत निवारण तंत्र। क्या था? शिकायत निवारण तंत्र। एक बार फिर से आप अच्छी तरह से इसको देख लें, शिकायत निवारण तंत्र था। और 14 जो है उसमें थी शास्ति। याद रखें अच्छी तरह से, ये जो 4 धाराएं हैं वो सबसे मोस्ट है इसकी। 3 में अधिकार की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है, अधिकार को परिभाषित किया गया 3 में। 5 में सरकार पे बाध्यता की गई है लॉजिस्टिक मॉडल वगैरह बनाने के लिए। 11 में शिकायत निवारण तंत्र है और 14 में क्या है? शास्तियां, जिसके तहत व्यक्ति क्या करेगा? 10,000 से लेकर 25,000 तक का उस पर क्या लगाया जा सकता है? संस्था पे जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपना राइट टू हेल्थ एक्ट 2022। अब हम अपना अगला पॉइंट शुरुआत करते हैं। अगला है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को हम अब देखते हैं। 2 चीजें हम देख चुके हैं। पहला एसडीजी, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 4.0 और एक राइट टू हेल्थ, राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022। ये 2 चीजें हम देख चुके हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। तो देखिए हस्तशिल्प की अगर हम बात करें तो जो जयपुर है, जयपुर को क्या बनाया गया? क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, जयपुर को क्या घोषित किया गया? क्राफ्ट सिटी। राजस्थान की एकमात्र क्राफ्ट सिटी जो है कौन सी है? जयपुर है। और इसको किसने घोषित किया गया है? तो विश्व क्राफ्ट जो काउंसिल है, जीएफसी, विश्व क्राफ्ट जो काउंसिल है, उसने इसको घोषित किया गया है। तो देखिए राजस्थान हस्तशिल्प पॉलिसी 2022 जो है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक उत्थान एवं विकास की जो हस्तशिल्पी है, किसका करेंगे? हस्तशिल्प से संबंधित है। तो हस्तशिल्पी जो है ना, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उन हस्तशिल्पियों का आर्थिक उत्थान और उनका विकास करना। इसके साथ साथ बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना। उनके जो उत्पाद हैं, जो हस्तशिल्पियों के जो उत्पाद हैं, उनको मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना। देखिए उनकी इनकम बढ़ाने के लिए उनके जो उत्पाद हैं, हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के जो उत्पाद हैं,
उन उत्पादों को क्या बनाना, निर्यात योग्य बनाना, ताकि वो विदेशों में जा सके और उनकी इनकम में वृद्धि कर सके। हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, कुछ कलाएं ऐसी हैं जो बहुत ही ग्रामीण स्तर पे महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है और उस कारण से ये जो कलाएं हैं वो धीरे धीरे अपने अंत की तरफ जा रही है। तो इस नीति का जो उद्देश्य जो है वो क्या है कि इनको जो क्या किया जाएगा, इसको पुनर्जीवित किया जाएगा, सहारा दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। और सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि आगे आने वाले जो 5 वर्ष है, जितना इस पॉलिसी का समय है, जिसकी अवधि है, इस 5 वर्ष के अंदर 50,000 नए रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराना। किस क्षेत्र में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो है वो नए यानी 50,000 रोजगारों का सृजन करना 5 साल में। तो 1 साल में कितने, 10,000 नव रोजगार सृजन करना भी इसका उद्देश्य है। तो ये जो है वो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का मेन पर्पज जो है वो लाने का ये है। अब देखिए क्या है इसके प्रावधान। सबसे पहले इसकी अवधि की बात करते हैं कि अधिसूचना की तिथि से 31 मार्च 2026 तक, यानी 5 वर्ष के लिए ये है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कब से लागू हुई। तो अगर हम लागू की प्रारंभ की तिथि इसको देखते हैं अधिसूचना की, तो 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022। तो 17 सितंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2026, यानी 5 वर्ष के लिए ये जो पॉलिसी है वो लाएगी। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात करी कि 5 वर्ष में कितने रोजगार सृजन किए जाएंगे, 50,000 रोजगारों का क्या किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। तो ये चीज भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि यह कब फोर्स में आई, एक्टिंग फोर्स। तो 17 सितंबर 2022 को ये लागू हुई और 5 वर्ष की इसकी अवधि है, तो 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगी। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनको देखते हैं। पहला प्रावधान इसमें है राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह। तो प्रत्येक दिसंबर जो है ना, दिसंबर में जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा, दिसंबर में किया जाएगा। अब उसका रीजन क्या है, उसका कारण ये है ताकि वहां पे जब ये सप्ताह का आयोजन किया जाएगा तो वहां पे बाजार लगाया जाएगा, स्टॉल लगाई जाएगी और उनके अंदर जो है वो हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी होगी, जिससे लोग उसको देखें और खरीदें, ताकि लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ बढ़े, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की तरफ बढ़े। तो प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में, मैंने आपको बताया हर वर्ष का भी दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का एक क्या मनाया जाएगा, हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाएगा। और कहां पे मनाया जाएगा, राजस्थान हाट जयपुर में। जयपुर में इसका आयोजन होगा, जहां पे जी ये हस्तशिल्प जो उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी होगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हस्तशिल्प सप्ताह कब मनाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाएगा। और कहां पे मनाया जाएगा, राजस्थान हाट जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं पुरस्कार और सम्मान। देखिए हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन की नीति अपनाई और इस प्रोत्साहन की नीति के तहत सरकार जो है उसमें 4 प्रकार के पुरस्कार निर्धारित किए गए। हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो है वो सरकार 4 प्रकार के पुरस्कार प्रदान करेगी। अब वो 4 प्रकार के पुरस्कार कौन कौन से हैं। पहला है सर्वश्रेष्ठ युवा हस्तशिल्पी, जो यूथ हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने वाले हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष तक है, एक पुरस्कार ये दिया जाएगा। फिर उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ महिला हस्तशिल्पी, बेस्ट जो लेडीज है जो बनाती है उनको दिया जाएगा। फिर कोई व्यक्ति किसी विलुप्त होती परंपरा हस्तकलाओं को विशेष योगदान दे रहा है तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। और चौथा दिया जाएगा निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले। 4 प्रकार के पुरस्कार यहाँ निर्धारित किए गए हैं। पहला पुरस्कार देखिए कौन सा, सर्वश्रेष्ठ युवा हस्तशिल्पी। फिर दूसरा सर्वश्रेष्ठ महिला हस्तशिल्पी। तीसरा कोई व्यक्ति विलुप्त होती जो हस्तकलाएं उनमें कोई विशेष योगदान देगा, चाहे वो कलाकार नहीं है, चाहे उसको हस्तशिल्प आइटम बनाना नहीं आता, लेकिन उसने किसी विलुप्त परंपरागत हस्तकला को जो है वो बचाने में विशेष योगदान दिया है। और चौथा है हस्तशिल्प के जो उत्पाद है उनके निर्यात में क्षेत्र में किसी ने उल्लेखनीय कार्य किया। तो 4 प्रकार के पुरस्कार जो है वो इस नीति में देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं ब्रांड और बिल्डिंग। अब जो हस्तशिल्प है उनकी ब्रांडिंग की जाएगी ताकि लोग जो है वो ब्रांड के नाम से इनको खरीद सके। इसलिए क्या किया जाएगा, उत्पादों की गुणवत्ता के लिए, उत्पादों को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए कोड दिए जाएंगे, अलग अलग कोड दिए जाएंगे, जैसे हॉलमार्क होता है, ठीक है, उस तरह के कोड मिलेंगे। उनकी टैगिंग की जाएगी, ISI मार्क, GI मार्क, हॉलमार्क, इस तरह के मार्क देके उनको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि लोगों का जो विश्वास है वो हैंडीक्राफ्ट आइटम में बने और लोग उनको खरीदें और इस ये जो परंपरागत जो हस्तशिल्प है उसमें वृद्धि
तो इसके साथ साथ ब्रांडिंग के लिए दूसरा काम क्या है कि ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, उसके अंदर ये निर्धारित किया जाएगा कि कम से कम एक प्रोडक्ट, कम से कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित करके उसको प्रोत्साहित किया जाए कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना है उसमें एक जो हस्तशिल्प उत्पाद है उसको चिन्हित किया जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए, ये अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा ई पोर्टल और मोबाइल ऐप का विकास किया जाएगा ताकि लोग जो है वो आसानी से उसको देख सके, लोगों की वहां तक पहुंच बन सके। हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो सरकारी आयोजन है, अब ये निश्चित कर दिया गया कि सरकारी आयोजन जो है, उन सरकारी आयोजनों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे, जो मोमेंटो दिए जाएंगे, वो किसके दिए जाएंगे, सारे हस्तशिल्प उत्पाद होंगे। इससे क्या होगा कि कम से कम गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें तो उनकी आवक होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, और जहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जो प्रसिद्ध है स्थानीय स्तर पे, उनको इसका क्या बनाया जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, वो इस योजना का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आप अगर अब जब आगे आप RS मेंस में जाओगे तो वहां पे मेंस में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि हम उन पे बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या मिलेगा कि राजस्थान हस्तशिल्प की ब्रांडिंग के लिए गए प्रयासों पर जो हस्तशिल्प पॉलिसी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, निर्धारण कीजिए। तो वहां फिर आप अगर इस तरह की चीजें लिखते हैं कि भाई क्या क्या किया जाएगा उसमें, कि भाई उनकी गुणवत्ता के लिए उनको कोडिंग की जाएगी, इसके साथ साथ जो वन जिला वन उत्पाद वाला काम है उसमें एक हस्तशिल्प को चयन करके उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ई पोर्टल और मोबाइल ऐप विकास किया जाएगा। हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह के मामले में यह है कि जो सरकारी आयोजन है उनमें सिर्फ यही दिए जाएंगे और एक व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा, जो उस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति होगा वो इनका प्रचार करेगा। तो इस तरह से जो है ये चीज लिखने पे वहां पे बहुत ही अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में है पंजीकृत हस्तशिल्पियों के प्रदर्शनियों की सहभागिता। मान लीजिए कोई पंजीकृत हस्तशिल्पी, यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे सबको, नीति के तहत जो हस्तशिल्पी जो दस्तकार है उनको रजिस्टर्ड करेंगे और जो अलग अलग समय की प्रदर्शनियां होंगी, जैसे मैं अभी में बात की हस्तशिल्प सप्ताह, तो बताया हस्तशिल्प सप्ताह प्रत्येक वर्ष दिसंबर में लगाना है। तो इसमें ये आएंगे प्रदर्शनी लगाएंगे, तो वहां पे इनको ग्रामीण और शहरी हाट में लगाएंगे तो 450 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। कितने रुपए? 450 रुपए रोज के सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इसके साथ अगर अन्य स्थल पे, राज्य से बाहर के अन्य स्थल पे लगाए जाते हैं तो 450 दिए जाएंगे, लेकिन अगर राज्य से बाहर लगाते हैं तो 650 रुपए रोज के दिए जाएंगे। ये पैसा भी आपको याद रखना है कि पंजीकृत जो हस्तशिल्पी है वो उनको अलग अलग प्रदर्शनी में भाग लेते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में लेते हैं या फिर किसी राज्य में ही कहीं पे लेते हैं तो 450 रुपए, एक चीज याद रखनी है। और राज्य से बाहर अगर वो लेते हैं तो फिर उनको 600 रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टॉल लगाएंगे वो, तो स्टॉल शुल्क का 50% या अधिकतम 5,000 रुपए, एक वर्ष में कुल 25,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी कि कहीं स्टॉल लगाते हैं। ठीक है, तो जो स्थायी स्टॉल, ये जो स्टॉल होगी वो क्या स्थायी होगी, अस्थायी नहीं, ये स्थायी स्टॉल है। तो स्टॉल शुल्क का 50%, जैसे मान लें उन्होंने 10,000 की स्टॉल लगाई तो 10,000 की स्टॉल लगाई तो 50% 5,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने 20 की लगा ली तो भी अधिकतम कितने मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे। और एक वर्ष में जो है वो कुल कितने रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपए एक वर्ष में दिए जाएंगे, ताकि वो लोग मोटिवेट हो और प्रदर्शनी में भाग लेकर अलग अलग स्थानों पर अपने स्टॉल लगाकर कार्य करें। नेक्स्ट है बुनकरों के क्लस्टर के लिए, अलग अलग जो दस्तकार है उनके क्लस्टर के लिए CFC की स्थापित की जाएंगे। CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ठीक है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और इनके लिए रिको क्या करेगा, 5,000 वर्ग मीटर के भूखंड किसके लिए, CFC के लिए 31 वर्षों के लिए लीज पे देगा। रिको क्या करेगा कि बुनकरों के लिए जो CFC स्थापित किए जाएंगे कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उनके लिए 5,000 वर्ग मीटर तक के जो भूखंड वो 31 वर्ष तक लीज पर प्रदान करेगा। इसके साथ जो दस्तकार हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उनको 3 लाख रुपए, ये जो वित्तीय सहायता सरकार दे रही है, ये ध्यान रखना है, ये पूछने की ज्यादा संभावना है। 3 लाख रुपए तक के ऋण 7% ब्याज सब्सिडी पे, यानी 0% ब्याज पे, सारा ब्याज कौन भरेगी, सरकार भरेगी। दस्तकारों को 3 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे ताकि वो अपना जो व्यवसाय है उसको बढ़ा सके, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो है उनको और बना सके, मशीनें खरीद सके, तो वो दिए जाएंगे 3 लाख रुपए तक के। और उसका जो पूरा ब्याज जो है वो कौन भरेगी, सरकार भरेगी, 0% ब्याज पे दिए जाएंगे। स्थायी विक्रय केंद्र स्थापित करने पर कुल लागत का 50%,
या अधिकतम 1 लाख। कोई मान लीजिए दुकान बना रहा है, उसको कहीं पे दुकान बनानी है अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम के बेचने के लिए, तो कुल लागत का 50% या फिर अधिकतम 1 लाख रुपए की उसको क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। कुल लागत का 50% और अधिकतम 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी यदि कोई स्थायी बिक्री केंद्र यानी दुकान बनाना चाहता है तो। नेक्स्ट में है ई मार्केटिंग द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सहायता। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, ठीक है, तो ई मार्केट के माध्यम से हैंडीक्राफ्ट आइटम को बेचा जाए। इसलिए सरकार क्या करेगी कि हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अमेजन है, जो ई कॉमर्स कंपनी है ना, इन ई कॉमर्स कंपनियों के साथ क्या किया जाएगा, समन्वय किया जाएगा। भाई आप ये हैंडीक्राफ्ट आइटम बेचो, उससे उनको अलग से जो है 1% या 2% एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच जो है वो इस हैंडीक्राफ्ट आइटम तक हो सके। इसके साथ साथ विपणन स्थलों, हेरिटेज होटलों और पर्यटन स्थलों पर शॉप्स लीज पर स्थल दिए जाने की सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे मान लीजिए कुछ मार्केट हैं, कुछ हेरिटेज होटलें हैं या कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं, वहां पे जो है इन हस्तशिल्पियों को दुकानें लीज पर देने जाने में सरकार सहायता करेगी। इसके साथ साथ उत्पादों की ई बाजार के माध्यम से राजकीय विभागों द्वारा 10 लाख रुपए तक बिना टेंडर के खरीद की व्यवस्था की जाएगी। यानी ये जो हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं वो राजकीय विभाग जो है वो 10 लाख तक का की जो राशि है, उसके जो अमाउंट है, उसका जो सामान है वो बिना किसी प्रकार के टेंडर के खरीद सकेंगे। राजकीय विभाग, सरकारी विभागों की बात है। इसके साथ साथ वेबसाइट बनाई जाएगी, फेसबुक पेज बनाई जाएगी, ठीक है, और ये सब करने के लिए जो बुनकर है उनको 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपना प्रचार प्रसार कर सके। देखिए ई डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितनी राशि दी जा रही है, 25,000 रुपए की राशि दी जा रही है। साथ ही जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो 10 लाख रुपए तक की राशि बिना टेंडर के खरीद सकेंगे। हेरिटेज होटल्स हैं, पर्यटन स्थल है, वहां पे जो है दुकानें इनको दी जाएंगी और ई कॉमर्स कंपनियों के साथ क्या किया जाएगा, समन्वय करके और इसके ई कॉमर्स के माध्यम से जो उत्पादन को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है अपना हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर। ये मोस्ट चीज है, आप याद रखने। हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, जोधपुर में बनाया जाएगा। याद रखें, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर बनाया जाएगा कहाँ पे, जोधपुर में बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हस्तशिल्प म्यूजियम की भी स्थापना की जाएगी और वो कहाँ की जाएगी, राजस्थान हाट जल महल जयपुर में। दो चीजें ध्यान रखनी है, सेंटर तो कहाँ बनेगा, जोधपुर में, और म्यूजियम कहाँ बनेगा, जयपुर में। और साथ में 13 जो जिले हैं उन 13 जिलों में लघु हस्तशिल्प म्यूजियम की भी स्थापना की जाएगी। तो लघु मेन म्यूजियम तो कहाँ बनेगा, जयपुर में बनेगा, राजस्थान हाट जो जलमहल में है। और तो अन्य जो 13 जिले हैं उन अन्य 13 जिलों में म्यूजियम बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ हस्तशिल्प डिजाइन बैंक बनाए जाएंगे और इन हस्तशिल्प डिजाइन बैंकों के अंदर जो हस्तशिल्प उत्पाद है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा ताकि आम आदमी जो है वो उसकी पहुंच वहां तक हो सके। तो ये थे अपने इस आज के इस लेक्चर के 3 मेन पॉइंट, एसडीजी इंडेक्स 4.0, राइट टू हेल्थ और हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। तो अगले वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे और आपसे निवेदन है एक बार फिर से कि अपने साथी के साथ इसको शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।